हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ ज्ञान में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दिस साइड पूजा एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड। सो आज हम इस वीडियो में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल एनालाइज करेंगे। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं एंड कौन कौन से मेजर थिंकर्स हैं, प्लस इसके जो फेजेस हैं, कितने फेजेस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया जाता है। सो उन सबको हम डिस्कस करेंगे जो आपके एज अ एमसीक्यू क्वेश्चन में भी हेल्पफुल होगा, प्लस अगर सब्जेक्टिव में लिखना है तो उसमें भी आपका हेल्पफुल होगा। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का मीन होता है कि मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, जो कुछ भी काम होता है उसको मैनेज करना इज अ एडमिनिस्ट्रेशन। जो पब्लिक का मीनिंग निकाला जाता है वो गवर्नमेंटल होता है। सो इसलिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग बनता है वो मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स एट ऑल द लेवल, नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या लोकल लेवल पे, जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड मैनेजमेंट होंगे, जो कुछ भी काम होंगे, उन सबको ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कस किया जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेनली दो जॉब की जाती हैं। एक तो जो भी पर्सन है उनको सर्विस प्रोवाइड कराना, सर्विस में लाइक हेल्थ केयर देना, स्कूल्स की फैसिलिटीज़ देना, बस एंड सिक्योरिटीज़ की फैसिलिटीज़ देना। सेकेंड जो जॉब है वो है रूल्स बनाना जो पीपल की लाइफ को इम्प्रूव कर सके। गवर्नमेंट जितने भी रूल्स बनाती है बिजनेस पर्पस के लिए, शॉप के लिए, इकोनॉमी के लिए, वो सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही काउंट हो जाते हैं। फर्स्ट है इसमें टू गिव सर्विस पीपल नीड्स, सेकेंड है टू मेक रूल्स फॉर थिंग्स दैट अफेक्ट पीपल्स लाइफ। अब देखिए, हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फेजेस देख लेते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवैल्यूएशन कैसे हुआ है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एज अ डिसिप्लिन में इमर्ज होके आया है यूएसए से। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ओरिजिन कहाँ हुआ है तो वो यूएसए में हुआ है। एंड सबसे पहले जो बुक लिखी गई है जिससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग सब्जेक्ट के रूप में आया है, सो वो बुक लिखी गई थी द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पब्लिश हुई थी पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली इन 1887। वुडरो विल्सन ने ये लिखा था। सो वुडरो विल्सन ने ये लिखा था, इसीलिए वुडरो विल्सन को फादर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसके मेजरली हम दो टाइप में उसको डिवाइड करते हैं। एक ब्रॉड साइंस में करते हैं, एक नैरो साइंस में करते हैं। ब्रॉड साइंस में क्या होता है, देखिए, तो जितने भी काम होते हैं गवर्नमेंट के साइड से वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। लेकिन वहीं अगर हम उसको थोड़ा सा आगे स्टडी करें तो हम उसको दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक है ब्रॉड साइंस में। ब्रॉड साइंस में गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन हैं, गवर्नमेंट के मेजरली तीन ही ऑर्गन हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो ब्रॉड साइंस में कहते हैं कि गवर्नमेंट के ये तीनों ऑर्गन्स ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होते हैं। इन तीनों के थ्रू जो कुछ भी काम होते हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडी किए जाते हैं। वहीं अगर मैं नैरो साइंस की बात करूँ तो नैरो साइंस में होता है कि जो ओनली एग्जीक्यूटिव पार्ट है वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडी किया जाता है, रिमेनिंग दो इसमें स्टडी नहीं किए जाते हैं। सो इसके कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है। सो वुडरो विल्सन हो गया, एल.डी. वाइट हो गया, एफ.एन. निरिको हो गया एंड फिफ्नर बिलोवी। ये कुछ थिंकर्स है जो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉड साइंस में है। दैट मीन्स गवर्नमेंट के जो तीनों पार्ट्स हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। वहीं अगर मैं नैरो साइंस की बात करूँ वो ओनली उसमें एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, जिसमें जो उसके सपोर्टर्स हैं वो हर्बर्ट साइमन हो गया, फेयल और गुलिक। वो ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ओनली हम एग्जीक्यूटिव को ही स्टडी करते हैं, उसके ही मैनेजमेंट ऑफ अफेयर की स्टडी की जाती है और जो अदर ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी इसमें नहीं की जाती है। अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो उसको मेनली कुछ फेजेस में बांटा गया है। मेनली 5 फेजेस हैं अकॉर्डिंग टू टाइम एंड उसमें जो चेंजेस रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको फेजेस में बांटा गया है। सो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन बना ही है।
एंड अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है एंड उसके कितने फेजेस है, उसका डिटेल में एनालाइज कीजिए। सो हम इसमें फेजेस की बात कर लेते हैं। विद ईयर आपको याद भी रखना है, क्योंकि कभी कभी एनटी आपसे ईयर वाइज पूछ लेता है कि कौन सा फेज किस ईयर में आया था, उसको क्रोनोलॉजी में लगाइए। सो फर्स्ट फेज जो 1887 से 1926 तक चला था, इसको हम गोल्डन एज भी कहते हैं। रीज़न हम जान लेंगे इसको गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। इसको 1887 से 1926 का इसका टाइम फ्रेम है। ओके, इस फेज़ में जो मेजरली बात की गई थी, वुडरो विल्सन ने जब अपनी पहली बुक लिखी थी द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में, तब ये चीज़ उभर के सामने आई थी। तो उन्होंने क्या किया था, जो एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट कर दिया गया था इसमें पॉलिटिक्स से। जब वुडरो विल्सन ने अपनी बुक लिखी तो उसमें क्या किया था, पॉलिटिक्स से अलग कर दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन, और कहा था कि काफ़ी वाइड है अपने आप में ही, सो हमें इसको इससे अलग कर देना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल लोकेशन ऑफ दीज टू फंक्शन वर डिफरेंशिएटेड, ये दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया गया था। जो पॉलिटिक्स की लोकेशन बोली गई थी वो लेजिस्लेचर को कहा गया था कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो हम मेनली लेजिस्लेचर की स्टडी करेंगे, वहीं जब मैं बात करूंगी एडमिनिस्ट्रेशन की तो मैं वहाँ पे एग्जीक्यूटिव की स्टडी करूंगी। सो एग्जीक्यूटिव हो गया, ब्यूरोक्रेसी, इन सब की स्टडी की जाएगी। सो उनको दो अलग सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया गया था वुडरो विल्सन के। तो ये जब अलग किया गया था तो वो जो फेज है उसको हमने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट फेज में क्या पॉलिटिक्स से अलग किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन को। ओके, सेकंड जो स्टेज है उसमें आया था प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1927 से 1937 तक। अगर आप इसको मतलब देखेंगे पांचों फेजेस को तो वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। लाइक फर्स्ट फेज में क्या हुआ था, एक आपका अलग से सब्जेक्ट निकल के आया था एडमिनिस्ट्रेशन। जब वो अलग से सब्जेक्ट निकल के आए तो काफ़ी सारे थिंकर्स ने, काफ़ी सारे लोगों ने उसकी स्टडी की होगी, उसकी स्टडी करने पे अलग अलग प्रिंसिपल्स निकल के आए थे। सो इसलिए जो सेकंड स्टेज बन गया वो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड टाइम फ्रेम भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पहला 1887 से 1926 तक चला था, सेकंड 1927 से 10 साल तक चला था 1937 तक। सो इसमें क्या हुआ था, नंबर ऑफ बुक पब्लिश हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, इसलिए हमने इसका नाम प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रख दिया था। सो ड्यूरिंग दिस टाइम द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन वर पुट इनटू अ सीरियस रिगोरस एनालिसिस। इसमें हमने काफ़ी स्टडी। सो इसको हमने गोल्डन ईयर ऑफ प्रिंसिपल भी इस ईयर को कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, गोल्डन ईयर ऑफ प्रिंसिपल कौन सा, मतलब कौन सा दशक है या कौन सा इरा है या फिर कौन सा ईयर है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो चूज़ करना होगा। सो ये टाइम फ्रेम है जिसको हम गोल्डन ईयर ऑफ प्रिंसिपल्स कहते हैं। ओके, कहने का रीज़न ये है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बुक पब्लिश हुई थी, काफ़ी सारे प्रिंसिपल दिए गए थे। ओके, सो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डिमांडिंग फॉर इफिशिएंसी एंड हायर प्रोडक्शन विच ऑल्सो लेड द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें जो बुक्स लिखी गई हैं जिन थिंकर्स ने, वो विद ईयर आप याद रखिएगा। V.F. विलोवी ने लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में। मूने एंड रेले की बुक आई थी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हेनरी फ्योल की आई थी इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। गुलिक एंड उर्बिक की आई थी पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये सारी बुक्स हैं। इसमें देखिए फेयोल काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, गुलिक की बुक इंपॉर्टेंट है एंड उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। सो ये कुछ थिंकर्स हैं जिनको आपको स्टडी करना है, जहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। अब देखिए थर्ड फेज, एरा ऑफ चैलेंजेस। उस टाइम पे जो बुक्स आई थी उसमें हमने काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स दिए थे कि इन प्रिंसिपल्स में होना चाहिए, एंड फेयोल ने एक जनरल प्रिंसिपल दिया था कि मतलब ये जनरल प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल है। मतलब किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, चाहे वो आप पब्लिक सेक्टर में चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, सेट ऑफ प्रिंसिपल जो है वो वहाँ भी सक्सेसफुल रहेंगे एंड आपके प्राइवेट सेक्टर में भी सक्सेसफुल रहेंगे। सो ये जब इस टाइप की थियरीज निकल के आई तो थर्ड स्टेज निकला था एरा ऑफ चैलेंजेस, उनको चैलेंज किया गया था। इसका जो टाइम फ्रेम था वो 1938 से 1947 तक का था। क्या हुआ था कि पहले जो सेकेंड फेज है, इससे पहले का जो टाइम था उस पर जो मेनली फोकस किया गया तो वो मशीनरी पे किया गया था। मतलब ह्यूमन पे फोकस ना करके मशीनरी पे किया गया था। वहाँ
वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इम्प्रूव किया जाए, वहाँ का मैनेजमेंट कैसे इम्प्रूव किया जाए, प्रोडक्टिविटी कैसे ज़्यादा हो। सो उसमें हमें किन किन मशीन का, न्यू मशीनरी, इन सब का यूज़ इस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। द प्रिंसिपल्स एंड आयरन केज और मैकेनिस्टिक्स व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्कर वर चैलेंज ड्यूरिंग दिस टाइम। सो वो जो प्रिंसिपल्स दिए गए थे उसको इस फेज में चैलेंज। अब ये चैलेंज किस बेसिस पे किया गया था? ये चैलेंज निकल के आया ह्यूमन रिलेशन थियरी कि भाई आप जब मशीन की बात करें तो उसमें ह्यूमन फैक्टर तो है ही नहीं, लेकिन जब आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, चाहे वो आप पब्लिक सेक्टर में देखिए, चाहे वो आप एग्जीक्यूटिव में देखिए या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में देखिए, वो सारा मैनेजमेंट किसके थ्रू हो रहा है? ह्यूमंस के थ्रू हो रहा है। तो हम उसको निगलेक्ट कैसे कर सकते हैं? सो जो थर्ड फेज आया था उसमें ह्यूमन रिलेशन थियरी निकल के आई। तो ह्यूमन रिलेशन थियरी क्या होती है? जो ह्यूमन रिलेशन थियरी है, एल्टन मेयो है, हाथन प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। तो इसमें उन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट किए थे जिसके बेसिस पे उन्होंने जो पहले जितनी भी थियरीज थी, प्रिंसिपल थे, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, ओके, जो मेनली वहाँ के मैनेजमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे वो ह्यूमन एस्पेक्ट जो था वो निगलेक्ट किया जा रहा है। सो ये 1920s और 30s के बीच में ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे। उसके बेसिस पे मेयो ने ह्यूमन रिलेशन थियरी दी थी। जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो उसमें क्या demonstrating the powerful influence of social and psychological factor on the work situation of the industrial worker। मतलब जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे ओनली मैकेनिकल फैक्टर्स ही अफेक्ट नहीं करता, बल्कि वहाँ पे सोशल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी अफेक्ट करता है। अब जो ये थियरीज हैं, लाइक एल्टन मेयो की हो गई, साइंटिफिक थियरी हो गई, जनरल थियरी हो गई, उसके लिए पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस थियरी में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अभी यहाँ पे हम जो फेजेस के अकॉर्डिंग रहा है उसके अकॉर्डिंग हम साइकोलॉजिकल मैन अगेंस्ट द मशीन जो मेयो ने दिया था, अब इसमें क्या बात की गई वो हम देख लेते हैं। इसमें एल्टन मेयो ने तो स्टार्ट किया ही था। 2 मेजर पब्लिकेशन और सामने आए थे। एक 1940s में हर्बर्ट साइमन का आया था, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, उनकी बुक का नाम है, एंड रॉबर्ट डाल का आया था, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम। इसमें मेनली वो 3 प्रॉब्लम्स बताते हैं रॉबर्ट डाल स्पोक अगेंस्ट मशीन के कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को वो आर्ग्यू करते हैं, एंड आर्ग्यू में वो 3 पॉइंट्स देते हैं। उन 3 पॉइंट्स को हम डिटेल एनालाइज करेंगे अपनी अदर वीडियोस में। स्टेज 4 क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। स्टेज 2 में जो इतने सारे प्रिंसिपल्स निकल के आए। स्टेज 3 जिसमें उसको चैलेंज किया गया, ह्यूमन रिलेशन थियरी दी गई। सो अब इसमें क्या हुआ, एंड उसके बाद जो डाल की बुक आई जिसमें उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई। आफ्टर दैट जो 4th स्टेज आया वो 1948 से 70s तक चला था, जिसमें क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान का संकट। ओके, इसमें क्या हुआ था, दस ग्रू अ नीड ऑफ री इन्वेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने 2nd और 3rd में देखा है जो उसमें चैलेंज दिया गया था, तो उसमें अब आगे क्या सामने आया है कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को री इन्वेंट करना है। लीड टू अ क्वेश्चन एज द वाइडर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट हैड बीन नोन एज इट इज स्टिल देन वॉज रेलिवेंट एनी मोर। अब जब उसको चैलेंज किया गया था तो एक क्वेश्चन सामने आया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जिस रूप में अभी तक हम देख के आए हैं, क्या वो अभी आने वाले टाइम में रेलिवेंट रहेगा या नहीं रहेगा। सो इसमें 4th स्टेज में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का राइज होता है, जिसमें अभी हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये सारे जो थियरीज पढ़ते हैं वो इन टाइम से ही ग्रो होने लगी थी। Okay, so public administration naturally was in search of an alternative, and the alternative was available in the form of administrative science. So जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये वाल्डो की बुक थी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से निकला है, सो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो हुई थी पहली 1968 में, वहाँ से निकला है। इसमें वाल्डो की एक बुक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें उन्होंने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं स्टेज 5 की, पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव। ये 1971 से अभी तक यही चल रहा है, 5th फेज। चैलेंजेस किया गया, क्राइसिस हुए, उसके बाद जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक नया मोड लिया। ओके, पहले जो
एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रिक था, अब वो कस्टमर सेंट्रिक हो गया। सो काफ़ी सारे चेंजेस आए जो 1970s के बाद हमें देखने को मिले हैं। So public administration began to draw a variety of disciplines such as political science, psychology, sociology, economics. So public administration भी अपना एक अलग से सब्जेक्ट बना है। Public policy aspect क्या है वो देख लेते हैं। The discipline gradually and progressively developed from more towards social problem solving. सो इस टाइम पे जब पब्लिक पॉलिसी एस्पेक्ट आया, सो अभी जो मेन फोकस रह गया है वो सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कस्टमर सेंट्रिक हो गया है। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखी जाने लगी है, जिसमें हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो फैक्टर्स हैं वाल्डो ने दिए हैं, ओके मैरिनी ने दिए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया है, उन सबको डिस्कस करेंगे। सो ये जो फिफ्थ फेज़ है, इस फिफ्थ फेज़ के नियर बाय ही ये सारे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वगैरह आए थे। द लेट 1980s न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का इमरजेंस हुआ है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में जो इंडिविजुअल को एज अ कस्टमर क्लाइंट, मतलब हमने एज अ सिटीजन छोड़ के हम उसको एज अ क्लाइंट डील कर रहे हैं, एज अ कस्टमर डील कर रहे हैं। सो हमारा जो मेन कॉन्सेंट्रेट है उस पर हो गया है कि वो कैसे। सो ये सब है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड उसके फेजेस में। एंड इससे रिलेटेड अदर वीडियोस में आएंगे जिसमें जितने भी थिंकर्स हैं उनके मेन जो थियरीज़ हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लस कुछ PYQs भी मैं यहाँ लेके आऊँगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर किसी भी टाइप का कोई डाउट है या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको UGC नेट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है एंड पेपर 2 प्लस पेपर 1 का जो कंटेंट है वो आपको ऑन टाइम अवेलेबल होता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।